नमस्ते प्यारे बच्चों। आज फिर अपन देवश्री के इस चैनल पर आपके सामने वापस आपसे मिलने के लिए, रूबरू होने के लिए और आपको एक नया पेपर सॉल्व करवाने के लिए आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो अपन बात कर रहे थे कि 10वीं की 2 परीक्षाएं स्थगित हुई थी, उनमें से सामाजिक और एक थी गणित। और अब तो इनका टाइम टेबल भी आ गया है बच्चों, 29-30। तो इनमें अपन क्या करेंगे, मुख्य प्रश्नों के 10 पेपर शिक्षा विभाग ने 10 प्रश्नों के बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि लॉकडाउन लग गया था तो बच्चों को पढ़ाने के लिए 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के पेपर भेजे थे। उन पेपरों में से अपन उनको सोल्व करवा रहे हैं। 1 नंबर अपन ने पहले सोल्व करवा दिया, आज दूसरा नंबर है जिसको अपन सोल्व करने जा रहे हैं। प्रश्न बड़े हैं, ज़्यादा है, 10 प्रश्न है तो अपन 5-5 प्रश्नों को सोल्व करते चलेंगे और उनको समझते चलेंगे। तो सबसे पहला काम तो आपका क्या होना चाहिए, यहाँ से सब्सक्राइब और साथ में ही बेल आइकन को दबा दो जिससे आपके पास सूचनाएं आ जाए। तो देखो पहला प्रश्न क्या है अपना। पहला प्रश्न है अपना, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन। देखो भारत का नेपोलियन, तो यहां पर ये जो नेपोलियन था ये एक वीर योद्धा, एक साहसी वीर सेनापति था और साथ में शासक भी बना। इसी प्रकार से अपने भारत में भी गुप्त वंश ने शासन किया और गुप्त वंश के अंदर एक समुद्रगुप्त नाम का एक राजा हुआ। और वो समुद्रगुप्त की जो पूरी की पूरी जो अपन कहे क्रियाशीलता है, पूरी की पूरी जो उसकी वीरता है, उसकी सारी की सारी वो किससे मिलती थी, नेपोलियन से। नेपोलियन बोनापार्ट आपने नाम सुना होगा। कुछ सैनिकों को लेकर के उसने बड़ी सेना के ऊपर चढ़ाई कर दी थी और जीता भी था। तो बस उसी तरीके से तो जो पहला है उसका उत्तर है बच्चों, बताओ देखिए फटाफट क्या है आंसर। 1 क्या है, समुद्रगुप्त। कौन है बच्चों, समुद्रगुप्त। तो पहले का उत्तर क्या हुआ, समुद्रगुप्त। प्रश्न नंबर 2 देखो आपके सामने प्रश्न है और फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दो फटाफट। प्रश्न देखो, लोकतंत्र जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है, ये किसने कहा था। फटाफट फटाफट शाबाश। देखो अब मैं बताता हूं राइट आंसर। देखो ये कहा था अब्राहम लिंकन ने। बच्चों अब्राहम लिंकन एक राजनीतिज्ञ थे, राजनीतिक विचारक थे और ये राष्ट्रपति भी रहे हैं। ध्यान रखना, बहुत बड़े विद्वान थे। इन्होंने लोकतंत्र की परिभाषा दी थी। अब इसको प्रश्न ऐसे भी घुमा सकते हैं क्या कि लोकतंत्र की परिभाषा लिखिए, तो बिल्कुल ये रही, लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा किया जाने वाला शासन है। इसने प्रश्न पूछ लिया किसने कहा था, अब्राहम लिंकन ने। लेकिन एक प्रश्न और पूछ सकता है, अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र की परिभाषा, तो ये प्रश्न। तो 2-3 प्रश्न अपने पास क्लियर हो गए। चलो तीसरे का उत्तर दो फटाफट से, कि राजस्थान से कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है जो राजस्थान से गुजरते हैं, फटाफट आंसर दो। गुड। चलो अब आंसर बताता हूं। आंसर नंबर 3, तो कितने गुजरते हैं, 7 राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से गुजरते हैं। अगला प्रश्न है, इसको आप आंसर नहीं लिख सकते क्योंकि थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा। राष्ट्रीय आय की परिभाषा लिखिए। अब देखो सबसे पहले समझो आप ये क्या है प्रश्न। देखो अपन क्या करते हैं, रटते हैं फिर भूल जाते हैं, इसलिए इसको समझो। राष्ट्रीय आय, आय का मतलब इनकम, जो पैसे आते हैं,
कौन से राष्ट्रीय, पूरे देश के। तो अब कैसे बात करेंगे, देखो सुनो। एक देश क्या है, एक देश है, उस देश के क्या है, सभी साधन। कौन है, सभी साधन। सभी साधनों का एक वर्ष में, कितने वर्ष में बच्चों, एक वर्ष में। अपन ने इससे पहले वाले प्रश्न के अंदर पढ़ा था कि वित्त वर्ष की अवधि क्या होती है। तो वित्त वर्ष की अवधि एक वर्ष की होती है और उसमें पूरे आय का लेखा जोखा रखा जाता है। तो ये भी तो ये पूछ रहा है, राष्ट्रीय है। तो एक देश, उसके सभी साधन और एक वर्ष। अब एक वर्ष में उत्पादन प्रक्रिया, उत्पादन प्रक्रिया से क्या हुई है, आय, और उस सारे साधनों के जो उत्पादन से आय हुई है उसका योग क्या कहलाता है, राष्ट्रीय आय। तो समझो, एक देश है, उसके सारे के सारे साधन हैं, एक साल के अंदर उस उत्पादन प्रक्रिया के तहत जो उसने आय कमाई है, तो वो सभी साधनों की आय का जो योग है, चाहे वो सेवा हो चाहे वो उत्पादन हो, उन सब का जो योग है वो क्या कहलाता है बच्चों, वो कहलाता है राष्ट्रीय आय। समझ में आई। चलो अब इसकी परिभाषा, अपन इसको देख करके इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। देखो कैसे लिखेंगे, आंसर 4 क्या लिखा था मैंने, एक देश के सभी साधनों द्वारा एक वर्ष उत्पादन प्रक्रिया से अर्जित उत्पादन प्रक्रिया आ गई, से अर्जित क्या, आय के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। समझो प्यारे बच्चों, जैसे मैंने आपको समझाया बस वही। क्या कहा था, एक देश, उसके सभी साधनों द्वारा एक वर्ष में उत्पादन प्रक्रिया से अर्जित आय के योग को, यानी कि अलग अलग उत्पादनों से अलग अलग जो आय हुई है उसको एक साथ मिलाते हैं तो क्या कहलाती है, राष्ट्रीय आय कहलाती है। समझ में आई। चलो अगला प्रश्न है अपना आंसर नंबर 5। अब इसमें अभी किताब में देखोगे, पासबुक के अंदर देखोगे दूसरी मिलेगी, उसके अंदर दूसरी मिलेगी, तो आप समझ के, और आप इसको समझना है, रटना नहीं है। और ये अंतिम होती है, ध्यान रखना, ये जो उत्पादन है ये अंतिम रूप से, जैसे मान लो ये मार्कर है, इस मार्कर में ये कहीं पर बना है, फिर ये दूसरे वहाँ से बन के किसी उनके पास आया है, एजेंटों के पास आया, एजेंटों के पास से फिर वो रिटेलर के पास है, अंतिम रूप से मैं इसका भुगतान करके आया हूँ। जो रेट थी वो अंतिम जो आंकड़े हैं वो आते हैं इसमें राष्ट्रीय आय में। चलो अभी अपन इस पर ज़्यादा विचार नहीं करेंगे क्योंकि अपना ये छोटा सा प्रश्न था। आगे, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष, पहले तो अब ये समझना है, ये पूछ रहा है अध्यक्ष, पहले नीति आयोग। आपको पता है योजना आयोग को ही बदलकर क्या किया गया है, नीति आयोग किया गया है। योजना आयोग का अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री हुआ करता था, यानी पदेन। तो उसी प्रकार की अपन बात करेंगे, तो यहाँ पर वही है, आयोग तो वही है। तो इसमें एक बात ध्यान रखना, नीति आयोग का हमेशा अध्यक्ष जो होता है, पदेन अध्यक्ष होता है, वो प्रधानमंत्री होता है। तो अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी, यानी कि अभी इसका अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी। तो श्रीमान नरेंद्र दास
मोदी। ठीक है बच्चों, ये इस प्रकार से आपके पास इन 5 प्रश्नों के उत्तर है। अब आपके समझ में आ गए होंगे, मिटाते हैं इनको फटाफट, फिर अगले 5 प्रश्न करेंगे। गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो आपने पढ़ा समुद्रगुप्त को। किसको कहा जाता है बच्चों? समुद्रगुप्त को। अगला देखते हैं, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था अब्राहम लिंकन ने। किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने। अब कि राजस्थान से कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? तो ये क्या है, कितने गुजरते हैं? 7 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। कितने गुजरते हैं? 7। राष्ट्रीय आय क्या है? तो राष्ट्रीय आय की अपन ने बात की थी कि एक देश, उसके सभी साधनों के द्वारा एक वर्ष में उत्पादन प्रक्रिया से जो योगदान है या उत्पादन प्रक्रिया से जो अर्जित आय है, उसके योग को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय आय कहा जाता है। और कह रहा है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष है श्रीमान नरेंद्र मोदी। अब अगले 5 प्रश्न अपन और पढ़ते हैं। अब देखेंगे अपन अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। प्राचीन भारत में कनिष्क का योगदान बताइए। बच्चों, जो अपना भारत देश है बहुत पुराना है, तो उस प्राचीन अपन पहले आपको पता है सोने की चिड़िया कहलाता था भारत देश। इस कारण से यहाँ पर कई विदेशी आए और उन्होंने यहाँ पर राज किया, लूटने की कोशिश की। इसी में एक साम्राज्य था कुषाण साम्राज्य, और उस कुषाण साम्राज्य के अंदर एक राजा था जिसका नाम था कनिष्क। और उस कनिष्क ने क्या किया बच्चों कि जो कश्मीर है, उस कश्मीर के कुंडन वन के अंदर जो भारत के अंदर उसने योगदान दिया, उसकी बात करेंगे अपन। उसने क्या क्या किया उससे नहीं, अपना प्रश्न है कि कनिष्क का योगदान बताइए जिससे भारत की उन्नति हुई हो, जिससे भारत को आगे बढ़ने के लिए मौका मिला हो। तो उसने कश्मीर के कुंडन वन के अंदर एक बौद्ध संगीति करवाई। संगीति का मतलब सभा, और जिसकी अध्यक्षता बौद्ध आचार्य थे पार्श्व, उन्होंने किया। और बच्चों, उन्होंने शक संवत चलाया। 78वीं जो शताब्दी थी उसके अंदर उसने क्या चलाया? शक संवत चलाया। एक नया संवत चलाया जिसका नाम था शक संवत। उसके बाद उसने और भी कार्य किए। उसने कश्मीर को वहाँ पर जीत करके और एक कनिष्कपुर का नाम का एक नगर बसाया। उनके दरबार के अंदर, कनिष्क के दरबार में पार्श्व, वसुमित्र और अश्वघोष जैसे बौद्ध धर्म के बड़े ज्ञाता और बड़े विद्वान थे, जो और साथ में ही नागार्जुन जैसे गणितज्ञ और चरक जैसे चिकित्सक थे, और उनके रोम से अच्छे संबंध थे। तो वहाँ से अच्छा लाभप्रद व्यापार था जिससे भारत की आर्थिक वृद्धि हुई। ये यहाँ पर आपके सामने देखिए कि कनिष्क भारत के कुषाण राजाओं का प्रमुख था। इसके समय में कश्मीर के कुंडन वन में आचार्य पार्श्व के साथ क्या हुई? बौद्ध संगीति हुई। तो आप इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, आपको क्या लिए ध्यान रखना है कि कश्मीर का कुंडन वन है, वहाँ पर एक सभा हुई जिसकी अध्यक्षता किसने की? पार्श्व ने। दूसरा उसने क्या किया? एक संवत चलाया, शक संवत नाम से, जो 18वीं शताब्दी में चला। ये भी किसने चलाया? कनिष्क ने। उसके बाद कह रहा है इसके दरबार में कवि कौन कौन से थे जिनसे भारत के ज्ञान में वृद्धि हुई? नागार्जुन जैसे गणितज्ञ और चरक जैसे चिकित्सक और अश्वघोष, वसुमित्र, पार्श्व जैसे बड़े बड़े विद्वान थे। और इनकी जो बौद्ध धर्म की महायान शाखा थी वो इसी के समय में उदित हुई थी, और रोम से भारत का अच्छा व्यापार था। इस कारण से भारत की क्या हुई? आर्थिक वृद्धि हुई। तो इस प्रकार से आपने ये प्रश्न समझा। अगर आपको ये समझ में आया तो कमेंट बॉक्स के अंदर यस, या अगर नहीं समझ में आया तो नो, और लाइक तो आपने कर ही दिया होगा। अगला प्रश्न, औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही क्यों हुआ? कितना बढ़िया प्रश्न है कि जो औद्योगिक क्रांति हुई वो केवल इंग्लैंड में ही क्यों हुई? और भी तो था, यूरोप था, फ्रांस था, उनमें क्यों नहीं हुई? तो आपको बताऊं बच्चों, क्योंकि इंग्लैंड उस समय सबसे बड़ा औपनिवेशिक साम्राज्य वाला देश था। औपनिवेशिक यानी कुल कहे तो अपन भी उस समय इंग्लैंड के ही क्या थे? उपनिवेश थे। उपनिवेश यानी कि वो वहाँ पर
अपना साम्राज्य स्थापित कर रखा था, वहाँ से वो कुछ कर लेते थे और वहाँ पर अपने माल को क्या करते थे, बेचते थे। तो एक तरीके से यही कह सकते हैं कि जैसे आज कई जगह दुकानें रख दी, एक बड़ी कंपनी खुल गई सब जगह की, यहाँ तो मेरा माल पहुँच ही जाएगा। इस तरीके से उन्होंने, उनके बहुत बड़ा औपनिवेशिक साम्राज्य था। दूसरी बात, वो उपभोग के अनुसार सामान्य बनाते थे, यानी कि जैसे फ्रांस था, फ्रांस जो है विलासी वस्तुओं का उपयोग करते थे। और विलास जैसे दारू, अगर जैसे मान लो जर्दा गुटखा, ये बहुत कम मात्रा में लोग, लेकिन मान लो और जैसे रोटी खाना है, ये तो सबको, आटा सबको चाहिए, लेकिन क्या तंबाकू जर्दा गुटखा अगर ये नहीं मिले तो अपन जीवित रह सकते, लेकिन खाना नहीं मिले तो रह सकते। तो इस प्रकार से इंग्लैंड जो था वो केवल कैसी जो उपयोगी, जो दैनिक जीवन में काम आने वाली है उनको बनाता था, इसलिए उसका व्यापार बढ़ता था। और उसको जब ज़्यादा बढ़ा तो मांग हुई तो उसको मशीनें बनाने की ज़रूरत पड़ी। फिर दूसरी बात क्या हुआ कि जब आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, वहाँ पर लोहे की और जो कोयले थे उनकी खाने भी पास पास थी, और पास पास होने के कारण वहाँ पर क्या था कि पक्का लोहा बनाने के लिए उनको सुविधा हुई, और पक्के मशीनों के लिए पक्का लोहा चाहिए था, तो वो भी वहाँ पर उनके लिए सुविधा थी। तो इस प्रकार से वहाँ पर ही इंग्लैंड के अंदर ही ये हुआ, क्योंकि वहाँ पर सभी प्रकार की सुविधाएं थी। अब देखते हैं अपन यहाँ पर कि औद्योगिक क्रांति के सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही प्रारंभ होने के कारण, तो क्या कारण था? पहला कि इंग्लैंड का विस्तृत औपनिवेशिक साम्राज्य, जैसे मैंने बताया आपको कि अपन खुद किसके साम्राज्य थे, ईस्ट इंडिया कंपनी अपने यहाँ पर आकर के यहाँ जो भी माल बनता था उसको यहाँ बेचती थी। और आज भी जैसे अगर आज की इसमें बात करें तो देखो जिस प्रकार से चाइना का माल यहाँ पर बिक रहा है, तो कंपनी वहाँ, तो उसका माल यहाँ पर बिक रहा है, तो आप देख रहे हो। इसी प्रकार से उस समय सबसे ज़्यादा इसका था, जो औपनिवेशिक साम्राज्य था वो इसका। तो पहली बात जो है वो तो ये है कि औपनिवेशिक, बस आपको इसमें ज़्यादा याद नहीं रखना, बस इतना ध्यान रखना है, बड़ा औपनिवेशिक साम्राज्य, बड़ा औपनिवेशिक साम्राज्य। दूसरी बात करें तो लोहे और कोयले की जो खान थी वो पास पास थी, और पास पास थी तो पक्का लोहा बनता था, और पक्का लोहा था तो मशीनें भी बन गई। अगली बात, उपभोग के अनुसार उत्पादन, यानी कि वो जैसी वस्तुएं, जैसे मान लो कि जो ज़्यादा काम में आने वाली चीज़ें उनको बनाते थे वो। जैसे फ्रांस था, फ्रांस से विलासी वस्तुएं बनाता था, यानी कि जो कम लोग और वो भी गुपचुप तरीके से काम में ले, तो वो ज़्यादा काम में नहीं आती थी, और उसका ज़्यादा विस्तृत व्यापार भी नहीं होता था। विस्तृत व्यापार नहीं था, मांग बढ़ती थी, मांग बढ़ती थी तो माल ज़्यादा बनाना पड़ेगा, माल ज़्यादा बनाना पड़ेगा तो अपन को कुछ ना कुछ तो नया करना पड़ेगा, बस उसी कारण से। तो उपभोग के अनुसार। और अगला था अर्धकुशल कारीगरों की उपलब्धता। उस समय क्या है कि इंग्लैंड के अंदर सामंत व्यवस्था भंग हुई। जब सामंत व्यवस्था भंग हुई तो लोग सब शहरों में जाके बसने लग गए, और जब शहरों में जाके बसने लग गए तो इंग्लैंड के अंदर उनको अर्धकुशल जो कारीगर थे वो भी तुरंत मिल गए, क्योंकि उनको काम की ज़रूरत थी, इसलिए तुरंत। और वहाँ पर क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। कहाँ पर? इंग्लैंड में। क्या कारण था? चलो एक बार अपन इनको मिटा देते हैं, क्योंकि इनके भी अपन को आंसर देने हैं। तो देखो, सब पहला प्रश्न था कनिष्क का योगदान। तो कनिष्क का योगदान था कि कनिष्क ने सब कुषाणों का एक प्रमुख राजा था। इसके समय में क्या हुआ था, कुंडन वन के अंदर एक अध्यक्षता हुई थी, किसकी? बौद्ध धर्म की अध्यक्षता हुई थी। किसने की थी अध्यक्षता? सभा हुई थी। सभा की अध्यक्षता किसने की थी? आचार्य पार्श्व ने। कौन कौन विद्वान थे? वसुमित्र, पार्श्व, अश्वघोष। और गणितज्ञ कौन थे? नागार्जुन। और चिकित्सक कौन थे? चिकित्सक चरक जैसे चिकित्सक थे। और महायान शाखा का जो उदय था वो भी किसके समय में हुआ था बच्चों? अगर अपन बात करें तो कनिष्क के समय में। और कनिष्क के समय में रोम के साथ इसके अच्छे व्यापार थे, इसलिए किसमें आर्थिक वृद्धि भी हुई। बात करते हैं दूसरा, औद्योगिक क्रांति का सर्वप्रथम इंग्लैंड में, तो उसके 4 कारण अपन ने देखे। क्या कारण थे? कि पहला कारण था कि उसका उपनिवेशिक साम्राज्य बहुत ही बड़ा था, विशाल था, इस कारण से वहाँ पर ज़्यादा माल बिकता था। बहुत बड़ा था तो माल भी ज़्यादा बिकेगा, ज़्यादा माल बिकेगा तो बनाना भी ज़्यादा पड़ेगा, और लोग कितने बनाएंगे, इसलिए मशीनों की ज़रूरत पड़ी। दूसरा, लोहे और कोयले की खाने पास पास थी, तो इस कारण से वहाँ पर मशीनें भी फटाफट बन गई, क्योंकि जो जिससे मशीनें बननी है वो वहाँ पर उपलब्धता थी। उपभोग के अनुसार वो अपने कि लोगों को कैसी वस्तुएं चाहिए उसके अनुसार वो क्या बनाने लगे, माल बनाने लगे। तो ये भी हो गया। अर्धकुशलता कारीगर उपलब्ध था। और अर्धकुशल कारीगर यानी कि वहाँ पर जो वो सब थी, क्या नाम है, जो सामंत व्यवस्था थी वो भंग हुई तो लोग वहाँ से जा करके शहरों में बसने लग गए, इस कारण से वहाँ पर। अब अगला, स्वच्छता के किन्हीं 2 प्रकारों का नाम बताइए बच्चों। अपन को केवल 2 ही बताना है, होती बहुत प्रकार की है, अपन को 2 ही प्रकार की स्वच्छताओं के नाम बताने हैं। तो
आंसर नंबर 8 बताइए। चलो कमेंट बॉक्स में लिखो दोनों के दोनों फटाफट। चलो अब यहां पर मैं बताता हूं, देखो, एक सामुदायिक स्वच्छता, सामुदायिक स्वच्छता, दूसरी, हाँ आंसर नंबर कौन सा था ये तो लिखा ही नहीं, 8 नंबर सामुदायिक स्वच्छता, दूसरी शुष्क स्वच्छता, वैसे और भी है बच्चों, जैसे पारिस्थितिकीय स्वच्छता है, इस प्रकार से कई प्रकार की, लेकिन अपन को केवल याद करना है, दो पूछा है, दो के बारे में बताना है, सामुदायिक स्वच्छता और शुष्क स्वच्छता। और इन दोनों के बारे में अगर अपन बात करें तो सामुदायिक स्वच्छता से जैसे आपको पता हो तो जो मोदी ने जो एक इज्जत घर बनवाया है, जिसको अपन बाथरूम बोलते हैं, टॉयलेट बाथरूम, वो शौचालय बनवाए हैं, वो इसी के अकॉर्डिंग बनवाए हैं, इसी के तहत बनाए हैं। अगला प्रश्न अपना कि लोकतंत्र की सफलता के लिए किन दो परिस्थितियों की आवश्यक है, कौन सी दो परिस्थितियां आवश्यक है, समझाइए। थोड़ा लिखने में ये हो गया, कौन सी दो परिस्थितियां, ये लिख सकते हैं अपन इसको, कौन सी दो परिस्थितियां आवश्यक है, समझाइए। तो अपन बताते हैं, अब लोकतंत्र उसको सफल बनाना है। अब लोकतंत्र सफल बनाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा उसके बारे में देखते हैं। देखो, लोकतंत्र मतलब जनता का, जनता के द्वारा जनता का शासन, ये लोकतंत्र है। जनता शासन करती है, लेकिन जनता शासन कैसे करेगी, उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए, पहला अगर अपन बात करें तो शांति व सुरक्षा। सबसे पहले लोकतंत्र की ये आवश्यकता है कि शांति बनी रहे और सुरक्षा रहे, तो लोकतंत्र चलेगा। अगर सुरक्षित नहीं, सब अपने आप को जैसे असुरक्षित महसूस करेंगे तो क्या होगा, विद्रोह होगा, और विद्रोह होगा तो क्या लोकतंत्र चलेगा, नहीं चलेगा। दूसरी, ये भी चल जाएगा लेकिन सुदृढ़ अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, सुदृढ़ अर्थव्यवस्था, सुदृढ़ अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। अच्छी अर्थव्यवस्था होगी तभी वहां पर लोग रहना पसंद करेंगे। अगर मान लो वहां पर भूखमरी है तो कौन रहना पसंद करेगा, और भूखमरी होगी तो विद्रोह होगा, और विद्रोह होगा तो वहां लोकतंत्र नहीं चल सकता। इस प्रकार से और भी है, खूब सारी अपने कर सकते हैं। अच्छी न्यायपालिका होना चाहिए, यानी कि एकीकृत और निष्पक्ष न्यायपालिका होनी चाहिए जो अच्छा सा न्याय कर सके। और भी लिखित संविधान होना चाहिए, लिखा हुआ कानून होना चाहिए, कानून। इस प्रकार से कई इसके हैं, लेकिन अपन को कितने पूछे हैं, 2 पूछे हैं, इसलिए अपन ने 2 लिखे हैं। अब बच्चों आंसर नंबर 10, एक क्वेश्चन और है, 10वां प्रश्न, और वो 10वां प्रश्न आपको इसी YouTube चैनल पर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप उसको लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अगली क्लास में इसी समय आपसे फिर मिलेंगे अगले पेपर के साथ। जब तक जय हिंद, जय भारत।